हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट ए लेट, क्लैट पीजी, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, आगे बढ़ें उससे पहले एक दो अपडेट है। हम लोगों का अभी एक नया स्टूडियो भी बन रहा है और वहाँ से जो है फिर आपकी डिजिटल स्क्रीन पे क्लासेस शुरू होंगी। तो थोड़ा सा भी मैं इन नेक्स्ट कमिंग 3-4 डेज 5 डेज थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहूँगा। तो कोशिश ये रहेगी कि सेशन तब भी आप लोगों को 10 बजे 11 बजे से पहले डाल दिया जाए। बट अगर जस्ट बाय द वे इन केस किसी दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है तो जस्ट बियर विथ मी। आप ही लोगों के भलाई के लिए थोड़ा सा नया कदम उठाया है। तो हमारा जो नया स्टूडियो है वो प्रॉपर डिजिटल स्क्रीन के साथ बन रहा है, तो जल्दी ही वो आप लोगों के साथ फिर वहाँ से क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज के हमारे सेशन को। बढ़ें उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि एक इंसान थे जिनका नाम था कुलभूषण जाधव। इनके द्वारा ऐसा बोला गया था पाकिस्तान के द्वारा कि भैया ये भारत के स्पाई हैं और हमने इनको पकड़ा है। भारत ऐसा बोलता था कि नहीं यार, आपने इनको, ये ईरान गए थे वहाँ से उठा लिया है। तो भाई इनके ऊपर जो है पाकिस्तान ने काफ़ी सारे आरोप लगाए थे। फिर इनकी वहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इनको सजा भी दे दी थी, जिसके बाद भारत ने जो है आईसीजे में अपील किया था। तो आईसीजे के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया था जिसमें यह कहा गया था या भारत के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि पाकिस्तान ने डैश कन्वेंशन का वॉयलेशन किया है। ये डैश कन्वेंशन कौन सी ना, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, हिंट दूं क्या? नहीं देता हूँ, थोड़ा रिसर्च करना, नहीं पता हो तो। क्लैट यूजी 2023 के मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हो तो भाई हम है ना। क्लैट पीजी 2023 के मॉक टेस्ट देख रहे हो तो हम है ना। क्लैट पीजी 2023 का क्रैश कोर्स देख रहे हो, स्टिल वी आर हियर। ये प्राइस ड्रॉप हो चुका है, 5999 है। क्लैट यूजी 2023 का क्रैश कोर्स भी 11999 में है। क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एवेंजर बैच जो है आपको लिए अवेलेबल है। एनएलएसएट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच आप इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे डीयू एलएलबी के कोर्स का भी एक्सेस मिलेगा। घर बैठे बैठे 50 मॉक्स चाहते हो प्लस बुक्स चाहते हो तो क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स आप लोगों के लिए है। ये आप चाहें तो घर बैठे बैठे अपने मंगा सकते हैं। दिस इज इट। बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहला एक आर्टिकल आया हुआ है, हैवी हैंडेड हरी। ये आर्टिकल बेसिकली किस चीज़ से डील करता है? एक न्यूज़पेपर का मैं नाम बोलूँगा ना, काफ़ी सारी चीज़ आपके दिमाग में यहीं क्लियर हो जाएंगी। इस न्यूज़पेपर का नाम है द वायर। इसकी जो पहली इमेज हमारे सामने क्या आती है कि हाँ ये भैया गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, प्रेजेंट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है ये न्यूज़पेपर। अभी देखो इनके साथ एक इंसिडेंट घट गया है। इंसिडेंट क्या घटा हुआ है कि इनके द्वारा ना कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए गए थे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के मद्देनजर रखते हुए। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना वो गलत निकल गए, वो इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद इनके ऊपर जो है दिल्ली पुलिस ने एक्शंस लेने शुरू किए हैं। बीजेपी के आईटी सेल के कोई बंदे हैं, उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी। उसके बाद इनके जो काफ़ी सारे एडिटर्स हैं या और भी लोग इनके यहाँ काम करते हैं तो उनके यहाँ पे छापे और इस तरीके की चीज़ें होने लगी। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल निकला हुआ है। अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट निकल रहा है, बट हाँ पता होना चाहिए आपको कि हाँ ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें सुनने में आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैंने आपको बोला है कि एडिटोरियल का जो दूसरा पेज है ना आज की डेट में वो पूरा का पूरा गुजरात इलेक्शन से डील करता है। तो ये देखिए, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा था, एक्चुअली में कर रहा है। और आप कल का भी उठा लेंगे, उससे 2-3 दिन पहले का भी उठा लेंगे, तो जो सेकंड वाला पेज होता है ना वो पूरा आपका गुजरात इलेक्शन से भरा पड़ा है। देखो अभी धीरे धीरे इलेक्शन पास आएगा, न्यूज़पेपर में ज़्यादा पोर्शन जो है वो इलेक्शन से कवर रहेगा। बट ये नहीं है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें, आप लोग अपना करते रहिएगा। एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स का कि सर हमारा क्लैट का पेपर तो दिसंबर में है, तो हम पेपर कब तक पढ़ें, न्यूज़पेपर कब तक पढ़ें? तो वैसे तो देखो 30 मतलब नवंबर जो एंड है उसके बाद तो कोई पेपर में वहाँ नए करंट अफेयर आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि नवंबर के एंड तक पेपर आपका फाइनलाइज हो जाएगा। बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि थोड़ा कंटिन्यूटी बनी रहे तो 5-6 दिसंबर तक आप न्यूज़पेपर के साथ जुड़े रह सकते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल छोड़ के अपना रिवीजन और इन सब इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे न्यूज़पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन तो जो है होता रहेगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ काम का नहीं है। इमरान खान वुंडेड इन क्लियर असैसिनेशन बिड। तो ये पाकिस्तान से खबर आ रही है जो कि विश्व में भी अच्छी नहीं है, पूरे विश्व के लिए अच्छी नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है कि वहाँ के एक्स हेड के ऊपर जो है असैसिनेशन अटैक होता है। वो बिल्कुल पब्लिकली इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है।
और आई होप अभी इमरान खान सही हों, वैसे सही ही हैं, लेकिन जो वो मतलब जितनी चोट भी लगी है वो भी एक हद तक सही नहीं थी। यहाँ पे ये पाकिस्तान की चूक है। देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के हटता है तो उसको प्रॉपर सिक्योरिटी उसके बाद भी मिलती है टिल हिज डेथ, क्योंकि उनके साथ एक काफ़ी रेपुटेशन उस कंट्री की जुड़ी रहती है। अब वहाँ पे क्या है ना, आर्मी अगेंस्ट में है, इस तरीके की चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा आपस में ही लड़े भिड़े पड़े हुए हैं सब लोग, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि सही नहीं है। पर व्हाट कैन वी डू। गुजरात टू वोट इन 2 phases, रिजल्ट टू बी आउट ऑन दिसंबर 8। गुजरात इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो पोलिंग जो है वो दिसंबर 1 और दिसंबर 5 में होने वाली है। रिजल्ट जो है दिसंबर 8 को आ जाएगा, ठीक है। और अपने इसमें और कुछ ऐसे खास चीज़ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स डेथ पेनल्टी ऑफ रेड फोर्ट अटैक कन्विक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेड फोर्ट अटैक कन्विक्ट जो थे, 2000 अटैक केस था रेड फोर्ट का, उसके कन्विक्ट ने अपील फाइल करी थी, भाई मेरे को डेथ पेनल्टी ना दो, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ भी कुछ नहीं है। ये अच्छा आर्टिकल है। राइसेट 2 सैटेलाइट्स मेक री एंट्री इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले जानते हैं, इसरो के द्वारा राइसेट 2 सैटेलाइट जो है वो 2009 में लॉन्च करी गई थी, ठीक है। मेन देखो क्या है, ये मैपिंग के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिससे कि हमारे आर्मी को हेल्प मिले, वो इंडिया की लोकेशंस को देख सकें ज़रूरत पड़ने पे। राइसेट 2 जो है ना वो PSLV C-12 के द्वारा लॉन्च करी गई थी 13 साल पहले। राइसेट 1 आई थी इसके बाद, जो कि आई थिंक 2012 में लॉन्च करी गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे सर पहले 2 आई फिर 1 आई, हाँ ऐसा ही हुआ था। तो राइसेट जो है वो अप्रैल 2009 में पहली बार आई थी राइसेट 2 के नाम से, जिसमें सिंथेटिक अपरटस रेडार SAR का यूज़ किया गया था इंडियन फोर्स को ऑल वेदर सर्विलांस देने के लिए। इसमें हमने जो है ना ईरान से मदद लिया था, ईरान या इजराइली बिल्ट एक्स बैंड रडार जो है ना वो हमने इसमें यूज़ किया था। 2012 में फिर राइसेट 1 आया था, और सबसे लेटेस्ट जो है वो राइसेट 2 भी सैटेलाइट 2019 या 18 में आई थिंक लॉन्च किया गया था। तो ये राइसेट 2 को इसने रिप्लेस किया था, और 3rd इंडियन राइसेट है 10 ईयर्स के अंदर, और ये पूरा इंडिजियस है, इसमें सारी चीज़ें हमारे देश के द्वारा बना के लगाई गई थी, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि राइसेट 2 सैटेलाइट जो 2009 में लॉन्च किया गया था वो अपने आप ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। ऑल्दो अभी फंक्शन में भी नहीं है, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही आ जाता है। तो इसमें ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहाँ आता है, क्यों आता है ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा। राइसेट 2 के बारे में पता होना चाहिए, राइसेट 1 के बारे में पता होना चाहिए, राइसेट 2B के बारे में पता होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने जान ली हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप टू असिस्ट अयप्पा डिवोटीज ऑन सबरीमाला रूट। तो आप सभी को सबरीमाला इंसिडेंट पूरा पता होगा, एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। वुमेंस की एंट्री यहाँ पे बैन करी गई थी, बिकॉज ऐसा बोला जाता था कि लॉर्ड अयप्पा जी जो हैं वो ही इज़ ब्रह्मचारी, तो वो नहीं चाहते वुमेंस उनके पास आएँ। तो वुमेंस फ्रॉम द मेंसुरेशन एज उन लोगों को इसमें एंट्री नहीं करने दिया जा रहा था। इसके बाद इसमें केस फाइल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें वर्डिक्ट दिया, जिसमें कि महिलाओं को भी एंट्री दे दी गई। ये एक बेसिक चीज़ है। सबरीमाला केस का फुल नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या था, सर्च करना फिर मुझे बताना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अभी क्या हुआ। तो वो जो यात्रा है ना वो एक मंथ के, मतलब देखो क्या होता है, यात्रा शुरू होने वाली है सबरीमाला रूट की। तो डिवोटीज़ के लिए मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है जो उनको असिस्ट करे, मदद करे। अब इसका नाम मैं देखने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा कुछ नाम तो अभी दिखा नहीं है। अगर दिखेगा फ्यूचर में तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद गोइंग बियॉन्ड अमूर फॉल्कन्स नागालैंड टू सेलिब्रेट एवियन डाइवर्सिटी अंडरटेक सेंसस। तो पहली 2 चीज़ें हैं यहाँ पे काम की। सबसे पहले तोकू इमोंग बर्ड काउंट अभी आपका जो है नागालैंड शुरू कर रहा है, वो तो एक अलग बात हो गई। तोकू इमोंग फेस्टिवल अगर पूछें कहाँ मनाया जाता है तो नागालैंड में मनाया जाता है, लोथास कम्युनिटी के द्वारा, नागा कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। और अभी जो है ना ये लोग अमूर फाल्कन को जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि इसकी भी यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, इसके बारे में भी चीज़ें हो रही हैं, थीम इसको भी मतलब इस पूरे फेस्टिवल में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा गया है। तो अमूर फाल्कन क्यों इस न्यूज़ में रहता है, देखो अमूर फाल्कन जो है ना ये आपका वन ऑफ द वर्ल्ड का ऐसा पक्षी है जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो देखिए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग आपका ये रैप्टर्स है। ये आप देख सो साइबेरिया से लेके नॉर्दर्न चाइना तक सब जगह ट्रैवल करता है। 2200 किलोमीटर माइग्रेटरी रूट होता है इनका, और इनका नाम जो है ना अमूर रिवर के ऊपर रखा गया है, जो कि रशिया एंड चाइना की बॉर्डर है। इंडिया में जो है ना ये आपका नागालैंड में ही आता है। तो
तो इसीलिए नागालैंड में इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये एक कारण है जिसकी वजह से अमूल फाल्कन जो है वो अभी इस फेस्टिवल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि IUCN रेड लिस्ट में इट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ लीस्ट कंसर्न, एंड प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्लियर आई होप आपको यहाँ पे हो गई होंगी। इसके बाद देखिए एक बहुत न्यूज़ ये अभी चल रही है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में जो सैबोटेज हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कहानी थी पूरी, तो ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशंस में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन कल मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने वो वीडियो अभी इस वीडियो के बाद में अटैच कर दी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। देखने में ये आ रहा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के अंदर जो है बैल्टिक सी में जहां से ये गुजरती है, उसमें एक जगह के एक पर्टिकुलर रीजन से आपको कुछ इस तरीके के बबल ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब उस पाइपलाइन के अंदर लीक होता है। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लीक जो है ये रशिया के द्वारा कराया गया है या किसी और कंट्री का हाथ है, या फिर क्या क्या यहाँ से जो है जियोपॉलिटिक्स के एस्पेक्ट निकलते हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो नेटो जो है इनका ऐसा कहना है कि ये पाइपलाइन ना ये लीक नहीं है, दिस इज ए सैबोटेज। सैबोटेज का बेसिकली मतलब है जब किसी ने जबरदस्ती ये चीज करी हो, इंटेंशनली किसी ने ये चीज करी हो। तो नेटो का यहाँ पे ये कहना है कि भैया ये जो एक्ट है, जो गैस पाइपलाइन में प्रॉब्लम आई है, दिस इज नॉट ए नेचुरल एक्ट, ये लीकेज नहीं है, दिस इज अ तरीका ऑफ डूइंग सैबोटेज, मतलब जान के इस तरीके की चीजें करी गई हैं। पहले तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये आपकी नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। आपको ये तो आई होप पता होगा कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो इवन अभी फंक्शन में भी नहीं आई है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो है वो फंक्शन में थी। ये पाइपलाइन जो है ये आपका रशिया से लेकर जर्मनी के बीच में होती है और यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई करने के लिए काम में आती थी। तो पहली चीज तो ये कि नेटो का ऐसा कहना है कि भैया ये जो है ना किसी के द्वारा किया गया है। अब आप ये सोचिए कि नेटो यहाँ पे किसके ऊपर आरोप लगा रहा है। चलो थोड़ा सा नेटो के बारे में जानते हैं। आप यहाँ पे देखिए नंबर मैंने डाले हुए हैं, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लुथानिया, पोलैंड, ये सारे ही सारे नेटो के या तो प्रेजेंट पार्टनर हैं और कुछ इसमें से फ्यूचर पार्टनर बनना चाहते हैं, जैसे कि स्वीडन एंड फिनलैंड। तो नेटो जो है वो इन कंट्रीज का नाम तो नहीं लेगा। तो नेटो का यहाँ पे ये कहना है कि ये सैबोटेज है, ये किसको इशारा कर रहा था? ऑफ कोर्स ये यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? रशिया की। इनका ऐसा मानना है कि इसके पीछे जो है रशिया का हाथ है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या रशिया का इसके ऊपर हाथ हो सकता है, और अगर रशिया का हाथ है तो रशिया ऐसा क्यों कर रहा है। तो पहली चीज तो ये हमें देखने वाली बात होगी कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ना, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो रशिया की कंपनी है गैसप्रोम, इसका है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट है ना वो रशियन कंपनीज का इन पाइपलाइन के अंदर है। तो पहला तो एक पॉइंट यहाँ पे निकल के ये आता है कि क्यों रशिया जो है वो अपने ही इन्वेस्टमेंट को खराब करेगा। अगर उनको यही करना था कि यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई नहीं करनी है तो वो सिंपल है ना, वो पॉज कर देंगे सप्लाई करना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों खराब करेंगे। बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट निकल के आ रहा है ना। तो ये एक जो कंसर्न दिख रहा है कि पहले तो रशिया इस चीज के लिए नहीं करेगा, क्योंकि भाई पहली चीज तो यही है कि उनका इन्वेस्टमेंट है, अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। दूसरा कि अभी उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी डामाडोल है, तो वो जर्मनी को गैस सप्लाई कर रहे हैं, अपना नुकसान क्यों करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर उनको रोकना ही है सप्लाई करना तो वो पॉज कर देंगे ना, वो गैस सप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए वो यहाँ पे सैबोटेज क्यों करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है रशिया का एंगल यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। देखो जो ये पाइपलाइन होती है ना, ये हमारे घर के जो सीवर पाइपलाइंस होती है ना, वैसी पाइपलाइन नहीं होती है। बहुत ही थिक, बहुत ही ज्यादा लेयर इसके ऊपर होती है, और इतना आसान नहीं है कि इसको ड्रिल से या ऐसे ठोक के आपने खराब कर दिया, फूट गया। प्रॉपर देखो इसके ऊपर लेयर होती है। इसके अलावा अब मुझे सेंटीमीटर नहीं पता कितने सेंटीमीटर की होती है इसके ऊपर जो कवर होते हैं, पर पाइपलाइन के ऊपर फिर एक्स्ट्रा कवर भी होता है बहुत मोटा। अब ये पाइपलाइन ही है, यही है वो गैस पाइपलाइन जो वहां पे डली होती हैं। तो ये पाइपलाइन ना, इट्स नॉट अ इजी टास्क कि आप गए, आपने कीली ठोकी और ये लीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज ए मतलब बहुत मेहनत लगेगी इसको लीक कराने के लिए, सैबोटेज करने के लिए। तो एक तो चीज तो ये कि भाई इतनी इजी नहीं है। दूसरा देखो, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जो
स्कैंडियन सिस्मिक स्टेशन है, उन्होंने ऐसा रजिस्टर किया था कि एक्सप्लोजन सुनाई दिया है इस पाइपलाइन के आसपास। डेनमार्क ने भी इस तरीके की रिपोर्ट रखी थी। कुछ और भी ऐसे से उड़ती खबर आ रही थी कि वहाँ पे जो है आपको एक्सप्लोजन सुनने को मिला है। पहले तो मैं आपको ना लोकेशन बताता हूँ कि कहाँ पे ये पूरी घटना घटी है। देखिए ये आपका ना यहाँ से कहीं नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है आपकी जाती है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 है। ये जो आपका है ना बोरहल आइलैंड, यहाँ पे माना गया है कि इस पर्टिकुलर जगह के पास से जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जा रही है वहाँ पे लीकेज देखने को मिल रहा है। देखिए मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। ये जो बोर्नहोम आइलैंड है ना, इसके पास से स्वीडन ने सबसे पहले ये कहा था कि भाई देखो हमें वहाँ पे लीकेज दिख रहा है, अंदर जो समुद्र है वहाँ से बबल्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं, तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे लीकेज होगा। तो ये बोरहम आइलैंड के पास में ये चीज़ देखने को मिली है। अब मैं आपको देखिए कुछ और चीज़ यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये आपका क्या है, ये आपका बोरहम आइलैंड है, ठीक है। हम मान लेते हैं आपका रशिया जो है वो इस मैप में नहीं दिख रहा है, पर लेट्स टेक एन एग्जांपल, रशिया इधर कहीं है, ठीक है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अगर रशिया को ये गैस की पाइपलाइन जो है वो सैबोटेज ही करनी थी, तो आपको लगता है कि ये एक ह्यूमन बिल्कुल पॉसिबल भी है कि रशिया जो है यहाँ से अपना बंदा भेजे और फिर इस पर्टिकुलर एरिया पे जाके जो है वो सैबोटेज करे, और वो भी तब जब यहाँ पे आपकी जो है स्वीडिश नेवी जो है वो काम कर रही होगी, इधर पोलैंड की नेवी होगी, लुथानिया की नेवी इधर होगी, इतने सारे कंट्री की नेवी भाई सब निगरानी कर रही होगी, उसके बीच में रशिया के लिए क्या ये बिल्कुल पॉसिबल है? तो ये एक बहुत मुश्किल सामने एक चीज़ लग रही है। दूसरा देखिए इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यार देखो ये जो कलिंगरांड है ना, ये रशिया के द्वारा ओन किया जाता है। ये पर्टिकुलर जो जगह है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये रशिया की टेरिटरी है। रशिया ने यहाँ पे अपना मतलब मिलिट्री एंड ऑल चीज़ें यहाँ पे बना रखी हैं। तो किसी का ये कहना था कि भाई कलिंगरांड से जो है रशिया यहाँ पे भेज के सैबोटेज करा देगा। तो फिर वही वाली बात है कि स्वीडन, डेनमार्क और बाकी की नेवी के बीच में रशिया की इतनी मतलब पकड़ है कि बिल्कुल वहाँ पे जाके ऐसा कर भी रहे हैं और बिना एविडेंस के लौट भी आए हैं। तो ये कुछ बड़े चीज़ें जो दिख रही हैं सामने, वो सामने यही आ रही है कि भाई रशिया का इसमें हाथ जो है वो बहुत कम होने के चांसेस हैं। लेकिन बात देखो रशिया ने डिनाई भी किया है कि भाई हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर अब बात आ रही है कि नेटो ऐसा क्यों कह रहा है कि भाई रशिया का जो इसमें है हाथ है। देखो ये जो पूरा मामला है ना, इसमें 2 ही 3 तरीके की चीज़ें पॉसिबल हैं। पहली तो कि किसी मिनी सबमरीन के थ्रू जाके जिसने भी किया है वहाँ पे ब्लास्ट कराया है और ये चीज़ें करी हैं, या फिर जो आपके ड्राइवर्स होते हैं, जो आपके सी ड्राइवर्स होते हैं, उसमें कोई ट्रेन सी ड्राइवर्स के थ्रू आपने ये चीज़ कराई है। अभी किसने कराई है वो एक डिबेट का इशू है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मामला क्या है। फिर से देखो मैं आपके सामने ना इस मैप को ला रहा हूँ और नेटो की बात करते हैं। देखो आपको पता होगा कि यूएस जो है वो बहुत समय से कह रहा है, या फिर नेटो के मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि रशिया से जो है डिपेंडेंसी हटाओ नेचुरल गैस के सप्लाई की, तभी आप रशिया पर सैंक्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इस चीज़ से कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब अगर गैस सप्लाई करने में दिक्कत होगी तो फिर धीरे धीरे इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो देयर आर प्रोबेबिलिटी, आप समझ रहे हैं हम किस कंट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि उस कंट्री ने इन बाकी 7-8 कंट्रीज से कहा कि भैया इस तरीके की चीज़ें करो, बवाल फैलाओ। और ये देखो जितनी ये कंट्रीज़ हैं नेटो से एसोसिएटेड हैं या फिर जो भी हैं, सभी लोगों के स्टेटमेंट ना सेम आ रहे हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई सैबोटेज हुई है, सैबोटेज हुई है, किसी ने किया है, किसी ने किया है। और ये सभी के सभी इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ? आपके रशिया की तरफ। तो ये सारी कंट्रीज जो है ना एक ही बोली बोल रही हैं। और अपने हिंदी में एक कहावत है कि चोर मचाए शोर, है ना। जो भाई चोरी करता है वो और ज़्यादा जो है चिल्लाता है या फिर दिखाता है कि भाई हमने नहीं किया है। देयर इज़ ऑल्सो एक कहावत चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो चिल्लाने लगता है, बताने लगता है कि भाई हम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये सैबोटेज हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कोई उन पर शक ना करे। तो यहाँ पे जो कुछ एस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं इसके वो यही है। अब ये कितनी सच है कितनी क्या है ये तो फ्यूचर में पता पड़ेगा, लेकिन ये जो मैंने पूरा आपके सामने चीज़ें रखी है, काफ़ी रिसर्च, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जो एक पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है वो आपके सामने रखा है। नेटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका जो एलाइड कॉमन ऑपरेशन का जो हेडक्वार्टर है मोन्स बेल्जियम में है। नेटो जो है 1949 में बनी थी अगेंस्ट द यूएसएसआर। यूएसएसआर तो 90s में डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन नेटो जो है वो कंटिन्यू चलती रही। नेटो का सिंपल प्रिंसिपल है कि भाई हम कंट्रीज़ के जो ग्रुप है, इसमें से अगर कोई भी कंट्री से कोई दूसरी कंट्री बाहर का पंगा लेगी तो वो हम सब कंट्री की दुश्मन है। 30 मेंबर्स इसमें हैं। सबसे लास्ट कंट्री 2020 में इसमें नॉर्थ मैसिडोनिया जुड़ी थी। उससे पहले 2017 में मोंटेनेग्रो जुड़ी थी। फिनलैंड, स्वीडन भी कुछ दिन में इसमें जुड़ जाएंगे। अभी उनकी प्रोसेस जो है वो चल रही है।
बाकी कंट्रीज़ क्या हैं कौन है ये लिस्ट आपके सामने आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।